हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के हिंदी के क्षितिज भाग 2 पुस्तक में गद्य खंड के अंतर्गत अध्याय 1 व अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट वन लाइनर देखेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक, और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पद्य खंड पर जो महत्वपूर्ण वन लाइनर्स हैं वो हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो वन लाइनर की एक मैंने संपूर्ण प्लेलिस्ट बना दी है। यदि आपने इस श्रृंखला पर आए पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ आई बटन पर शो हो रही होगी। यहाँ से जाकर आप इस श्रृंखला पर आए पिछले वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये वन लाइनर आपको आने वाले 30 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्नों में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अध्याय 1 है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, और ये एक कहानी है। इसके महत्वपूर्ण वन लाइनर इस प्रकार हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ। स्वयं प्रकाश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। फिर है स्वयं प्रकाश ने वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य किया। फिर है स्वयं प्रकाश 8वें दशक में उभरे हुए समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। फिर है स्वयं प्रकाश के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। फिर है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान आदि स्वयं प्रकाश की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। फिर स्वयं प्रकाश के चर्चित उपन्यास बीच में विनय और ईंधन हैं। फिर स्वयं प्रकाश को पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर स्वयं प्रकाश का निधन सन 2019 में हुआ। फिर है स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे लेखक हैं। फिर है स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। फिर अगला वन लाइनर है स्वयं प्रकाश की कहानियां रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई हैं। नेताजी का चश्मा पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। फिर नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। फिर अगला महत्वपूर्ण वन लाइनर है हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। फिर नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना है। अगला है चश्मे वाले का नाम कैप्टन था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी, तो ये पूछा जा सकता है कस्बे के चौराहे पर किन की प्रतिमा लगी थी। फिर अगला जो पूर्व वर्षों में आ चुका है 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मूर्ति नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। तो ये दोनों वन लाइनर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा संगमरमर से बनी थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि नेताजी की प्रतिमा किससे बनी थी, तो ये संगमरमर से बनी थी। फिर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो के नारे याद आने लगते थे। अगला है कैप्टन का काम चश्मे बेचने का था। फिर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। फिर नेताजी की मूर्ति फौजी वर्दी में थी। अगला बिंदु है प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था, ये 2023 में आ चुका है। फिर यहाँ पूछा गया था कि प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, तो ध्यान रखने वाली ये बिंदु है। अगला है प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया था। फिर अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जो 2024 में आ चुका है, नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। तो इसमें पूछा गया था नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाले ड्राइंग मास्टर मोतीलाल थे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाले ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा नहीं था,
ये 2022 में आ चुका है। फिर चश्मे वाले की भक्ति के सामने हालदार साहब नतमस्तक थे। फिर अगला बिंदु है देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व देश प्रेम के कारण सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। तो ये सारे वन लाइनर्स अध्याय 1 के जो हमने अभी अभी देखे, ये बहुविकल्पी प्रश्नों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं अध्याय 2 के वन लाइनर्स। अब पार्ट 2 है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, और जिसके लेखक हैं रामवृक्ष वैनीपुरी, जिनका जन्म हुआ था सन 1899 में और मृत्यु हुई थी सन 1968 में। और ये जो पाठ है, जिसकी पाठ की विधा है रेखा चित्र यानी कि गौण विद्या, इस पाठ की विधा है जिसमें इसकी रचना की गई है। अब आते हैं हम लेखक के संबंध में। पहले इम्पोर्टेंट वन लाइनर से रामवृक्ष वैनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बैनीपुर गांव में हुआ था। फिर रामवृक्ष वैनीपुरी ने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। फिर अगला बिंदु है 15 वर्ष की अवस्था में रामवृक्ष वैनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। अगला है रामवृक्ष वैनीपुरी ने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि दैनिक साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। फिर अगला बिंदु है रामवृक्ष वैनीपुरी का साहित्य वैनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। फिर रामवृक्ष वैनीपुरी की महत्वपूर्ण रचनाएं पत्तियों के देश में, जो कि उपन्यास है, चिता के फूल, जो कि कहानी है, अम्बपाली, जो एक नाटक है, माटी की मूर्तें, जो एक रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर, जो एक यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें, जो संस्मरण है, आदि हैं। तो इनमें से कुछ रचनाएं 2022 में पूछी गई थी, और आपसे नाम से भी पूछा जा सकता है कि रामवृक्ष वैनीपुरी की कोई 2 या 3 रचनाएं बताइए। तो आप इनकी 2-3 रचनाएं याद रखें। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण वन लाइनर की ओर, जो कि पिछले वर्ष आया था। रामवृक्ष वैनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। ये पिछले वर्ष पूछा गया था, तो इसे आप विशेष रूप से याद रखेंगे कि रामवृक्ष वैनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है खालिस्तान को कलम का जादूगर कहा जाता है या कलम का जादूगर, इनमें से किसे कहा जाता है। और आपको 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, तो आप सीधे तौर पर इसे याद रखेंगे। फिर बाल गोविंद भगत रेखाचित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। फिर बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण बीमारी था। अगला बिंदु है बाल गोविंद भगत कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। आगे बढ़ते हैं आने वाले। अगला बिंदु है बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा सुस्त और बोदा था। फिर बाल गोविंद भगत अपनी जीविका खेतीबाड़ी करके चलाते थे। अगला बिंदु है बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और कबीर के ही पद गाते थे। फिर बाल गोविंद भगत गाते समय खजड़ी बजाते थे। अगला है बाल गोविंद भगत अपने खेतों में धान की रोपणी करते थे। फिर बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। अगला बिंदु है बाल गोविंद भगत कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी एवं गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। फिर बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था। अगला बिंदु है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन मास तक चलती थीं। फिर बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। फिर अगला महत्वपूर्ण वन लाइनर है कुहासा शब्द का अर्थ कोहरा है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फिर पूर्व की ओर से बहने वाली हवा पुरवाई कहलाती है। फिर निस्तब्धता शाब्दिक अर्थ सन्नाटा है, निस्तब्धता यानी सन्नाटा। फिर सवेरे किया जाने वाला जलपान कलेवा कहलाता है, जो हम खाली पेट सुबह सुबह पीते हैं उसे कलेवा कहते हैं। फिर प्रातःकाल की लालिमा लोही कहलाती है। अब नीचे के 2 वन लाइनर काफ़ी महत्वपूर्ण है।
भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई न था। तो ये 2022 और 24 में इसकी पुनरावृत्ति हो चुकी है। फिर रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा सरल एवं व्यावहारिक हिंदी है। भाषा में तत्सम एवं तद्भव के साथ अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। तो 2022 में पूछा गया था रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा की विशेषताएं लिखिए। तो ये थे हमारे अध्याय 2 के महत्वपूर्ण वन लाइनर। आशा करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की दृष्टि से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 3 एवं 4 के वन लाइनर्स के साथ अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें। और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।